हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल साइंस विद रिंकी। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं वो है 7th क्लास और 7th क्लास की हिस्ट्री और हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर के हम कई सारे जो टॉपिक हैं वो कवर कर चुके हैं। लास्ट टाइम जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा कृषि और सिंचाई। लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो चोल साम्राज्य था उसमें जो कृषि और सिंचाई का अरेंजमेंट कैसे था। अगर बारिश ज़्यादा होती थी तो बाढ़ के लिए क्या अरेंजमेंट किए गए थे, अगर जो सिंचाई के लिए मतलब खेतों में पानी की ज़रूरत थी तो क्या किया गया था, नहरें किस तरह से बनाई गई थी, ये सारा कुछ हमने लास्ट टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हम टॉपिक देखने जा रहे हैं वो है हमारा चोल साम्राज्य का, जो चोल साम्राज्य है उसका प्रशासन, कि जो चोल साम्राज्य था उसका प्रशासन किस तरीके का था, मतलब किस तरह से यहाँ पर जो प्रशासन को गठित किया गया था, लोगों को मतलब किस तरह के यहाँ पे गांव होते थे, ये सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। जो कोई भी मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले इससे पहले वाला वीडियो देखे, जिससे कि आपको बाकी के पहले वाले चैप्टर जो टॉपिक हैं वो समझ पाएंगे, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाएंगे। तो इसलिए जो कोई भी वीडियो पहली बार देख रहा है वो पहले वीडियो देखे। वापस से हम टॉपिक पे आते हैं कि जो साम्राज्य का प्रशासन था, अब कौन से साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम? चोल साम्राज्य की बात कर रहे हैं कि जो चोल साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसा था, कि मतलब उसने अपने जो साम्राज्य था, अब देखो राजा तो हर कोई बन जाएगा, गद्दी पे भी हर कोई बैठ जाएगा, मतलब बन गया राजा। एक बच्चा भी अगर बैठाओ तो उसको वो राजा बन जाएगा, लेकिन उसको साम्राज्य को चलाएंगे कैसे, मतलब उस राज्य को चलाएंगे कैसे, किस तरीके का अरेंजमेंट करेंगे, मतलब कौन उसको चलाएगा, ये उतना ही मुश्किल होता है, उतना ही डिफिकल्ट होता है। तो वहाँ पर जो चोल साम्राज्य था उसका प्रशासन किस तरीके का था, किस तरह से उसको गठित किया गया था, किस तरह से राजाओं ने चलाए थे, गांव किस टाइप के होते थे, वहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं की गई थी, सारा कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। प्रशासन किस प्रकार संगठित था, कि वहाँ के जो प्रशासन था या वहाँ के लोग या गांव को किस तरह से संगठित किया गया था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी सिंचाई खेती के साथ साथ समृद्ध होती गई। अब वहाँ क्या था, जैसे जो बस्तियां होती थी उनको क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। बस्तियां क्या, जहाँ बहुत सारे आपको घर मिलेंगे, वो एक बस्ती टाइप में रह रहे हैं। आज के टाइम में तो हम कह देते ना झुप्पी, मतलब कच्ची बस्ती या जो भी है उनका नाम कह देते, नाम स्लम एरिया या वगैरह वगैरह, कुछ भी मतलब जो जैसे रहते हैं उसके हिसाब से मतलब उन बस्तियों के नाम होते हैं। तो वहाँ पर पहले जो बस्तियां थी, जो किसानों की बस्तियां होती थी, पीजेंट्स की जो बस्तियां होती थी, उनको क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था, या वो बस्तियां क्या कहलाती थी? उर। तो जो बच्चे मतलब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट होगा, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और जो बच्चे नहीं भी तैयारी कर रहे हैं, वो 6 या 7th क्लास में हैं, उन बच्चों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर में पूछ लिया जाता है कि उर किसको कहा जाता है। तो किसानों की बस्तियों को क्या कहा जाता था? उर बस्तियां कहलाती थी। सिंचाई खेती के साथ साथ ये समृद्ध हो गई, कि जैसे ही सिंचाई का अरेंजमेंट हुआ या सिंचाई की व्यवस्था हुई थी, वैसे वैसे ये क्या हो गई थी? डेवलप हो गई थी, समृद्ध हो गई। क्योंकि जब सिंचाई की व्यवस्था हो जाएगी, खेती अच्छी होगी, तो ये समृद्ध हो जाएंगे। तो इस तरह के गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। और इसी तरह से इन जो ये उर होते थे, इनको गांव के, मतलब आप यहाँ देख रहे हो, आप एक गांव को उर कह रहे हो और इन गांव के जो समूह है उसको क्या कह रहे हो आप? नाडू कह रहे हो। तो इस तरह के गांव के समूह को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। और ग्राम परिषद, नाडू, न्याय करने वाले और कर वसूलने वाले जैसे कई प्रशासनिक कार्य करते थे। अब ये जो नाडू थे वो क्या करते थे? वो ग्राम परिषद में, या ग्राम परिषद कहें तो वो क्या वर्क करते थे? वो न्याय करने का, कि कहीं पर कोई झगड़ा वगैरह हो रहा है तो उसको सुलझाने का काम भी नाडू करते थे। अब हर चीज़ में राजा तो इन्वॉल्व हो नहीं सकता था, वो पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से शासन चलाने से मतलब ये था कि अब हर जगह तो वो अवेलेबल हो नहीं सकता, तो वो क्या करेगा? अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसी तरह से वो यहाँ पर गांव में, मतलब वो जो गांव को उर कहा गया था, फिर उनके ऊपर जो कंट्रोल कहें या एक तरह से उन सबके समूह को हमने नाडू कह दिया, और उन पर कंट्रोल इनका नाडुओं का ही होता था। और उनके काम क्या होते थे?
न्याय करने के, कर वसूलने जैसे कई प्रशासनिक काम है ये कौन करते थे? नायडू करते थे। अब आप देखोगे जो ये नाडू के नाम पे ही आपके जैसे तमिलनाडु का नाम पड़ा है। तमिल मतलब तमिल भाषी लोग हो सकते हैं, और नाडू मतलब यहाँ गांव के समूह को क्या कहा गया था? नाडू कहा गया था। एक बार ये पढ़ लेते हैं। नवीं शताब्दी तमिलनाडु एक जलद्वार हौज से नदी की शाखा में पानी प्रवाह, ये लास्ट टाइम जो टॉपिक था उसमें हम पढ़ चुके थे, लेकिन एक बार फिर भी पढ़ लेते हैं। शाखाओं में पानी के प्रभाव के इसके जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी को खेतों से सींचा जाता था, मतलब ये जो पानी होता था इससे खेतों को सींचा जाता था। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु के द्वारा बंधा है और इसे आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित करने और नदियों और नहरों में प्रवाह करने के लिए क्या किया जाता था? संचालित किया जाता था। धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। अब जो धनी किसान थे, धनी किसान से मतलब जिनके पास पैसा पावर थी, वो क्या करते थे? उनको सेंट्रल रखा जाता था। तो चोल सरकार उनकी देखरेख में नाडू के जो मतलब वो जो धनी किसान होते थे वही सारी चीज़ों को देखते थे, और उनकी देखरेख में जो नाडू होते थे उनसे कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल कर लिया था, उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया था। और उनमें से कई धनी जो भूस्वामी हैं उनको चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में, अब क्या हुआ कि ये जो चोल राजा क्या होते थे, जो बड़े बड़े भूस्वामी होते थे, मतलब जिनको इन्होंने अपनी पावर्स दी थी, मतलब वहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, तो ये उनको उपाधियाँ भी देते थे। तो कई धनी जो भूस्वामी होते थे, जो पैसे वाले होते थे, पावरफुल होते थे, या कहें कई धनी जो अमीर भूस्वामी होते थे, उनको चोल राजाओं ने क्या है? सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो सम्मान के रूप में उन्हें क्या कहा गया था? मुवेंद्र बेलन। ये मतलब इनका मीनिंग होता है कि 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाले बेलन या किसान। बेलन मीन्स किसान, कि मतलब जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं उनको क्या कहा? मुवेंद्र बेलन कहा गया था। मतलब कि ये 3 राजाओं को सेवा दे रहे हैं। आप कैसे सर्विसेज देंगे? मतलब उनको आहार भी देंगे, या उनके लिए टैक्स इकट्ठा करेंगे, या और भी काम है वो सारा। तो जो मतलब भूस्वामी होता था वो 3 राजाओं को ये फैसिलिटीज देता था, तो उसके लिए उन्होंने एक सम्मान का रूप नाम दिया था, वो था मुवेंद्र बेलन। और उसके साथ ही अरियार जो प्रधान होते थे, जो प्रधान जैसी उपलब्धियां जो हैं, उपाधियां इनको दी जाती थी। उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे, मतलब सेंट्रल में या कहें हम राजा के यहाँ पर उनको इम्पोर्टेंट पद दिए जाते थे। अरियार क्या होता? प्रधान जैसी एक उपाधि होती थी। जिस तरह से आज के टाइम में गांव में प्रधान होते थे, उसी टाइम में अरियार क्या थे? एक प्रधान का रूप था, मतलब एक तरह से। अब यहाँ आपको कुछ नाम दे रखे हैं, जो भूमियों के टाइप्स हैं वो बता रखे हैं यहाँ पर, कि भूमि कौन कौन से टाइप की थी, किन किन को कैसी कैसी भूमि दी जाती थी। तो यहाँ चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख किया गया है कि भूमि के कई टाइप होते थे। तो बेलन बकाई जो होती थी वो कौन सी भूमि होती थी? वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी, कि मतलब ऐसे किसान जो ब्राह्मण नहीं है उनको मतलब जो भूमि प्रदान की गई थी, उनको ये बेलन बाई जो है भूमि का नाम दिया था। एक होती थी ब्रह्मदेव। तो ये ब्रह्मदेव भूमि किनको दी जाती थी? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी। उस भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेव। अगली थी साला भोज। साला भोज होता था किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि देवदान या तृणुमक्कट मंदिर को उपहार में दी गई, कि मतलब कोई विद्यालय के रखरखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए, या भूमि के जो देवदान या तुरंत मंदिर के उपहार में अगर कोई भूमि मिलती थी तो उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था साला भोग। अब साला से मतलब स्कूल से ही होता है, उसको भोग मतलब यूज करने वाली, तो साला भोग भूमि कह दिया उनको। देखो नामों से ही कई सारे मीनिंग अर्थ निकलते हैं। एक है
पलिचुदम ये होती थी जैन संस्थानों को दी जाने वाली भूमि होती थी। जो जैन संस्थान होते थे उनको जो दी जाने वाली भूमि होती थी वो ये होती थी। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेय प्राप्त होता था। ब्रह्मदेय अब क्यों कहा गया था? क्योंकि जो ब्राह्मणों को दान में मिलती थी उस भूमि को क्या कहा जाता था? ब्रह्मदेय। तो कई बार ये अच्छे काम करते थे, किसी राजा की प्रशस्ति में उसकी तारीफ कर देते थे, अच्छा लिख देते थे, तो ये राजा महाराजा इन जो पंडित होते थे इनको भूमि अनुदान में देते थे या दान में देते थे, उसको ब्रह्मदेय कहा जाता था। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। अब क्यों आई अस्तित्व में? क्योंकि इन नदियों के घाटियों के किनारे ये सारी जमीनें इनको ही दी जाती थी। जो लोग मतलब ये भूमि अनुदान या ये सारे ब्राह्मण जो होते थे वो एक तरह से आपके प्रशस्ति वगैरह लिखने का काम करते थे, उनकी वजह से इनको ये सारी जमीनें दी गई थी। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देख रेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। अब देखो, पंडितों को जमीन तो दे दी, तो ये जो ब्रह्मदेव होती थी ये पंडितों को दी जाने वाली जमीन होती थी, तो उसकी देख रेख हेतु जो प्रमुख इम्पोर्टेंट जो भूस्वामी होते थे उनकी एक सभा की जाती थी, उनको इकट्ठा किया जाता था। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी, मतलब बहुत अच्छे से काम करती थी ये सभाएं। इसके निर्माण में शिलालेखों में प्राय मंदिरों की दीवार में, कि ये जो इसके निर्णय लिए गए थे उनको लेकर के शिला जो लेख होते थे उसमें प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर या बीरोबार जो दर्ज किए जाते थे, इन सब ये सारी चीज़ें क्या की जाती थी? नोटेड की जाती थी या दर्ज किया जाता था। और इनके बाद इसको नगरम के नाम से ज्ञात एक व्यापारियों के संघ की अक्सर शहरों से प्रशासनिक जो कार्य होते थे वो संपादित करते थे। तो ये सारे जो होते थे जैसे मतलब ये सभी सभाएं जो कुशलतापूर्वक काम करती थी, इसके जो निर्णय होते थे वो शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर या ब्यूरोबार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात जो व्यापारियों के जो संघ की अक्सर शहरों में क्या होती थी? प्रशासनिक कार्य संपादित किए जाते थे, मतलब इनके द्वारा, नगरम के द्वारा। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले में, देखो ये साउथ के नाम थोड़े अटपटे तो हैं लेकिन आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। तो तमिलनाडु के एक जिला था चिंगलपुट, उसमें उत्तरमेरूर से जो प्राप्त अभिलेखों में इस बात का विस्तार पूर्वक जो है वर्णन किया गया है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसा था, कि जो ब्राह्मणों की सभा होती थी वो कैसी होती थी। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न क्या है समितियां होती थी। इनमें सदस्यों के लिए ऐसे योग्य जो होते थे, ऐसे इनमें जो सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं होती थी, इनकी सदस्यता के लिए इनसे जो लोग होते थे, योग्य जो होते थे, उनके नाम क्या है? ताम्रपत्र क्या है? वही प्रशस्ति। तो उनके नाम तालपत्र के छोटे टुकड़ों में लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे, और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट लाने के लिए क्या कहा जाता था कि भाई उस टिकट में क्या लिखा हुआ है, वो एक छोटे से बच्चों को उसको निकालने के लिए दे दिया जाता था। अब ये हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।